डॉक्टर साहब, आप मेरे को ये बताइए कि हरियाणा में हाउ यू सी द पॉलिटिकल सिनेरियो टुडे, आप कैसे देखते हो? अ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा थोड़ा कुछ बदलाव की लहर आ रही है। 10 साल बीजेपी का राज हमारे प्रदेश में रहा है। 9 साल पूरे हो चुके हैं और जी। लोगों का मूड मैं देखता हूँ कि चेंज हो रहा है। मैं भी 100, 150, 200 लोगों से रोज़ मेरी मुलाकात होती है और कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो अपेक्षाएं थी बीजेपी से, उनमें कुछ कसर रह गई, बीजेपी शायद पूरा नहीं कर पाई। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि लोगों के क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज हैं जो इतनी नाराजगी आप कह रहे हो उधर से? सर, जैसे मैं इस शहर भिवानी की बात करूं, तो भिवानी में सफाई की बेहद कमी है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कई जगह जाके तो ऐसा लगता है कि शायद ये गांव से भी बदतर स्थिति में है। आपने देखा होगा, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई नहीं। घोटाले कई कई करोड़ रुपए के यहाँ पे हो गए और कोई ऐसा सॉलिड एक्शन नहीं हुआ कि उनमें सुधार हो पाए। उस ढांचे में कोई, जैसे बीजेपी से ये एक्सपेक्ट करते थे कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है, कर्नाटक में भी जैसे 40% हो रहा था, तो हरियाणा में भी कोई ऐसा उससे बेहतर हाल नहीं। कहने को तो मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी ईमानदार होंगे। ही वॉज जूनियर टू मी बाई ए ईयर इन गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, और उनकी बातों से, उनके मिलने से लगता तो है, पर गवर्नेंस में वो दिखता नहीं। ये एक बात है। मतलब आप ये कह रहे हो कि कहें दिखने वाला चरित्र और है और काम करने वाला चरित्र और, हाँ, ये आप कह रहे हो। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के अपोनेंट हैं उनका भी डिफ़ॉल्ट मोड में एक्टिवेशन है, अदरवाइज कर वो भी कुछ नहीं रहे? कुछ बातें ऐसी हैं। वैसे सारे देश की पॉलिटिक्स जो है, आप सच पूछें, जब चुनाव आता है तो मुद्दे गौण हो जाते हैं। ये कास्ट बेस्ड हो जाती है। जो मुलायम जी का एरिया है वहाँ पे यादव यादव हो जाते हैं। जब मायावती जी का है वहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। योगी जी ने कुछ अच्छे काम देश में इस आतंकवाद को ख़त्म करने के प्रति किए हैं। जो अमन चैन लोग एक्सपेक्ट करते थे, योगी जी उस पर खरे उतरे हैं। काश हर मुख्यमंत्री भी ऐसा ही होता जाए जैसे योगी। तो ये बातें हैं। मेरा तो जो थोड़ा बहुत अनुभव है, वो कुछ योजनाएं, जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम किया पूरे प्रदेश के लिए, वो बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा पहले बहुत बैकवर्ड था। अगर उनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है तो वो सच ही कहा जाता है। चौधरी बंसीलाल ने हर गांव को सड़क से जोड़ा, हर गांव में बिजली पहुंचाई। उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन, एक ऐसी सिंचाई प्रणाली का यहाँ पे विकास किया कि जो टिब्बों में भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि इतने सुंदर गेहूँ उग रहे हैं, धरती सोना उगल रही है। और ये काम अगर नहीं होता तो यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा होती। पानी की विशेष तौर पर हरियाणा में कमी है।
सतलुज यमुना लिंक नहर का जो पानी आना था, अब मैं करीब करीब 70 साल का हूँ, मैं तब से ये बातें सुन रहा हूँ, पानी आ नहीं पाया। अब मुख्यमंत्री जी दूसरा रास्ता भी एक सोच रहे हैं, अखबार में पढ़ने से मुझे पता चलता है कि वो हिमाचल के रास्ते पानी आ जाए। हमारे ही शहर का एक जितेंद्र लड़का है, उनके पिताजी मंत्री थे, उसको भी मैं देखता हूँ कि ये करीब करीब 20 साल से इस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए अच्छा प्रयास जितेंद्र नाथ का यहाँ पे रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से ये बातें सुनी तो मुझे लगा कि जितेंद्र नाथ की जो परिकल्पना है शायद वो पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, और अगर ये विकल्प मिल जाए और हरियाणा में किसी तरह पानी आ जाए तो समृद्धि जो है मैं समझता हूँ कि वो आ सकती है। जी। दूसरा एक और है यहाँ भिवानी में, ख़ास तौर से पूरे ज़िले में, अब ये क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया है तो एक तो अहीरों की वोट पे डिपेंड करती है, दूसरा जाटों की वोट पे डिपेंड करती है, और जाटों को बीजेपी ने बांट दिया है तो उससे कांग्रेस को नुकसान है। निश्चित रूप से नुकसान। हाँ हाँ, मतलब उसका इम्पैक्ट नज़र आता है आपको। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कांग्रेस में भी जो सेल्फ ट्रबल है वो बहुत इंटेंस है कि अगर आप देखो, मैंने नोट किया, मैं हर बात कह भी रहा हूँ कि 9 साल या 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और 9 साल इनके, 19 साल में भिवानी एज ए डिस्ट्रिक्ट बड़ा सफर रहा है, सफर, क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपकी बात एकदम ठीक है। हाँ, कि भाई किरण चौधरी का काम नहीं करना है, और या ये जो धर्मवीर का इलाका है इसका विकास हो जाएगा तो ये धर्मवीर नेता हो जाएगा, तो धर्मवीर का विकास नहीं होने देना। क्या ऐसा है? सर देखो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा तो आप भी मेरी रिस्पेक्ट करोगे जी। अगर हमें किसी से कुछ प्राप्त करना है तो कम से कम प्यार से तो कोई जान भी दे देगा, लड़के तो फिर जो ठाडा है वही जीतेगा। जी। तो मैं तो मेरे कार्यकाल की आपको कुछ बातें बताता हूँ। जी। यहाँ से तो शाम जाने के लिए एक फाटक बीच में आता था, बिल्कुल आता था। हमने योजना बनाई कि इसके ऊपर से एक रेलवे ओवरब्रिज होना चाहिए। मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैं कोशिश करता रहा, दीपेंद्र हुड्डा ने उसमें बेहद मदद करी। मुख्यमंत्री का बेटा मेरे साथ दफ्तरों में गया और पहले ये बता के जाता था, डॉक्टर साहब 5, 6, 7 इन 3 तारीख को मैं वहाँ पे हूँ चंडीगढ़ में, एक दिन मैं भिवानी के लिए दूंगा। आप अस्पताल चलाते हो, आप व्यस्त हो, आपको कौन सी डेट सूट करती है ताकि बाकी 2 दिन मैं अपने काम करूं और एक दिन मैं आपको दूं। बहुत मेहनत के बाद हमने ये रेलवे ओवरब्रिज तो शाम फाटक वाला अप्रूव करवाया। बनने में भी बहुत देर लग गई, लोग हंसी भी उड़ाते थे, जो काम बंसीलाल नहीं कर पाया ये भारद्वाज कैसे कर लेगा, छोटा सा एक एमएलए। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब संकल्प कोई आदमी ले ले और निरंतरता से उसकी ओर प्रयास करे तो कोई भी काम असंभव नहीं है, सब काम संभव हो पाते हैं। 2 पुल हमने पास कराए, एक हाँसी रोड पे जो आप पुल देखेंगे, एक तो शाम फाटक पे जो पुल है, और भी हम तो अंडरपास भी वहाँ पे चाहते थे। दीपेंद्र ने भी घोषणा की लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि काम जो भी कुछ होते हैं वो पॉलिटिकल विल से होते हैं। जितने भी मुख्यमंत्री रहे, भजनलाल जी रहे, उन्होंने हिसार का विकास किया, देवीलाल जी चौटाला जी जो थे उन्होंने सिरसा डबवाली इस इलाके का किया, और अनफॉर्चुनेटली बंसीलाल जी के बाद यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसकी उतनी इंटेंस सोच हो विकास के प्रति जैसे चौधरी बंसीलाल जी की थी। हुड्डा साहब ने भी कुछ काम कराए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो यहाँ पे रह भी गए। मेरा एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरा एक प्रोग्राम था जो स्टैंडर्ड ऑफ, आफ्टर ऑल ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे उठे,
तो मैं पहली बार जब विधानसभा में गया तो मैंने ये बात वहाँ भी कही। सोनिया जी हमारे भिवानी में आई तो भी मैंने ये बात कही। मेरा एक प्रोग्राम जैसे डॉक्टर भारद्वाज 4 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हर घर को स्वच्छ जल मिले। दूसरा पॉइंट है कि हर घर में स्वच्छ शौचालय हो। मोदी जी तो बहुत बाद में बोलने लगे। तीसरा मेरा पॉइंट था कि हर बच्चे को ऐसी शिक्षा मिले जो उसको रोजगार दे सके, चाहे कोई प्लम्बर बने, चाहे कोई फिटर बने, चाहे कोई नर्स बहन जी बने, चाहे कोई भी काम है, स्कूटर का मैकेनिक बने। जो हाथ से काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा, वो कुछ ना कुछ वो कमा के खाएगा। और एक अखबार में या किसी और में मैंने ये भी पढ़ा था, गोल्डमैन हॉक्स एक कंपनी है, संस्था है, उसका भी ये कहना था कि हिंदुस्तान को अगर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन हमारी है उसको स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस संस्था ने ये लिखा हुआ था कि 2050 तक चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो होगी वो भारत की बन सकती है, बशर्ते कि हम अपने अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड बना सकें। तो ये मेरा तीसरा जो पॉइंट था वो उसी विषय में था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिले जो उनको रोजगार दिला सके। चौथा मेरा जो पॉइंट था वो ये था, नो टू करप्शन। आज किसी दफ्तर में चले जाओ, काम होता ही, लोगों की मजबूरी हो गया ये सुविधा शुल्क देना। मरता क्या ना करता, लोग कोई खुशी से थोड़ी देते हैं, उनको तो मन मार के दिल भारी करके फिर देना। और शिक्षा की भी जैसे मेरा प्रोग्राम था, यहाँ पे एक हम लड़कियों का अच्छा स्कूल एक हम बनवाएं। अब तो रिक्वायरमेंट और नीड ज़्यादा हो गई। मेरे वक्त में जो एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल था वो एक ही था, 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ उसमें पढ़ती थी। 2 शिफ्ट में वो स्कूल चलता था। शाम की शिफ्ट में सर्दियों के समय में जब अंधेरा हो जाता है तो बच्चियों को 6 बज जाते, मान लो घर पहुंचते पहुंचते, तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती थी। तो ये वो स्कूल के लिए हमने यहाँ जगह देखी, वहाँ जगह देखी, हमने 1-2 जगह अप्रूव भी करा ली, पर लाल फीताशाही इतनी है कि वो अल्टीमेटली वो स्कूल बन नहीं पाया। अब जाके एक स्कूल बना है, वो स्कूल ऐसी जगह बना है, उसके पास में ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल भिवानी पब्लिक स्कूल है। तो वो गरीब गुर्बत जो बच्चे हैं जो अधिकतर ड्रॉप आउट हो जाते हैं फीस ना देने की वजह से, वैसा स्कूल अगर उस लोकेशन में उस पॉपुलेशन में स्कूल होता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था। जी, डॉक्टर साहब अभी आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में 10 में से कितनी सीट आप देखते हो? सर, पहले तो ये बीजेपी 10 में से 9 सीट ले गई थी, उसके बाद 10 में से 10 भी ले गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ बदलाव की संभावनाएं हैं। अब बीजेपी का वो 10 में से 10 नहीं आती, नहीं आएंगी, ऐसा मतलब प्रतीत होता है। और विधानसभा में? विधानसभा में भी अब की बार 75 पार का नारा इन्होंने दिया था। जब 75 पार के नारे में इनकी 40 आती हैं, तो इस बार तो ये तो 90 पार का भी वो दे सकते हैं, इनका क्या है? तो वो दे हैव फेल्ड टू डिलीवर गुड्स। अच्छा, मैं बिना किसी हिचक के मैं ये कह सकता हूँ कि हुड्डा साहब की डिलीवरी काफ़ी बेटर थी एज चीफ मिनिस्टर। जो खट्टर साहब तो मिलने में भी थोड़े कंजूस हैं लोगों से। वो लोगों की बात अगर सुने, किसी पे एक्शन लें, कुछ काम करें। अब इनको जनसंवाद याद आया 9 साल के बाद। ये तो प्रतिदिन होना चाहिए। मुखिया से तो जब भी कोई मिलने जाए अपनी सुविधा के अनुसार मुखिया को मिलना चाहिए। मैंने देखा हुड्डा साहब रोज मिलते थे लोगों से। वो सुबह मान लो 10 बजे करीब, 9:30 बजे करीब, उनका ये था वो गऊ को
गुड़ और रोटी खिलाते थे। जितने भी लोग आते थे, एक कोठी थी साथ में, वो सब लोग बैरिकेड के साथ साथ वो अपनी बात कहने के लिए, अपना पर्चा देने के लिए आते थे। हुड्डा साहब वीआईपी से, एमएलए से और जो कोई मिलने वाले अधिकारी उनसे बाद में मिलते थे, जनता से पहले मिलते थे। करीब करीब 1 घंटा मुख्यमंत्री जी लोगों की बात सुनते थे और कई बार तो लोग उनसे लड़ भी पड़ते थे, मेरा कोई काम को नहीं है, का आइए तू, उनके सुनते भी थे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हुड्डा साहब में था। और जनहित के कार्य जो हो सकते थे, जिस काम का वायदा कर लिया वो तो करते ही थे, और उनकी डिलीवरी मुझे लगता है कि एज चीफ मिनिस्टर काफ़ी अच्छी थी। एक काम और हुआ हरियाणा में, बंसीलाल के बाद ना विजनरी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए, विजनरी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए। हाँ, विजनरी चीफ मिनिस्टर, गवर्नेंस चीफ मिनिस्टर हुए, हाँ, लेकिन विजन नहीं रहा। हाँ, विजन नहीं रहा। जो डे टू डे बेसिस पे काम होने हैं वो करते रहे, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का काम भी है, लेकिन एज सच जो क्या होता है, विल टू किल होता है, वो नहीं है। वो नहीं थी, हाँ। वो नहीं थी। हाँ। मैं आपको उसका एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। भिवानी में 5 मंजिला ये सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे बना, जिसकी तरफ आकर्षित होकर मैं भिवानी का चयन किया। और उनका ये विजन था कि जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, इस प्रकार का एक अच्छा संस्थान भिवानी में बने। गर्ल्स हॉस्टल वो भी 5 मंजिला हॉस्पिटल था, वो यहाँ पे था। बढ़िया ऑपरेशन थिएटर थे, अच्छे ऑफिसेज थे, सारे डिपार्टमेंट जैसे स्किन, आईईएनटी, मेडिसिन सर्जरी, गायनी, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने यहाँ पे सेटल किए। और अपने समय में एशिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे भिवानी का स्थान रहा। उनकी जो सोच थी वो वाकई बहुत अच्छी सोच थी। आज आप उधर से दिल्ली से घुसेंगे तो आपको हर शहर में कोई ना कोई ये टूरिज़्म का जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मोटेल टाइप, वहाँ पे रुकने की भी जगह, जैसे तिलियार है, मैना है, बया है, यहाँ पे हुप्पू है, कोई पैराकीट है, कोई अलग अलग नाम से किंगफिशर है। तो ये कितनी अच्छी सोच थी। मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल किसी भी ज़िले में चले जाओ, मैं अमेठी में गया, वहाँ भी मुझे नहीं मिली कोई जगह रहने की जी। मैंने राहुल गांधी की जो एक लाइफ ट्रेन होती थी, वो इट वाज ए हॉस्पिटल इन इटसेल्फ, उस ट्रेन में ही ऑपरेशन भी होते थे, वहाँ मरीज भी देखे जाते थे, दवाइयों का वितरण भी होता था। फिर हम ठहरने के लिए हम सारी अमेठी में घूम लिए, हमको कोई एक ऐसा अच्छा ठीक होटल नहीं मिला जहाँ पे हम रह सकें। अल्टीमेटली वी हैड टू स्टे ऑन स्टेशन। तो स्टेशन पे जो कमरे मिल जाते हैं बहुत अच्छा मिला, तो और बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छा। मैं सोचता हूँ अगर ये स्टेशन वाले कमरे नहीं होते तो अमेठी में तो रहने की जगह नहीं थी जी। हाँ, ये विजन की बात है। लेकिन अभी हम आए आपके प्रोफेशन पे, आप इस इलाके में हो, मैंने नोट किया यहाँ पथरी की बड़ी समस्या है, कैंसर बढ़ रहा है, और उसका क्या कारण है? सर ये एक तो पेस्टिसाइड हमारे भोजन में बहुत है। अच्छा। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का शोर ज़्यादा है, धरातल पे कम है। आज हम केला खरीदते हैं, सुबह खरीदते हैं, शाम तक ख़राब हो जाता है, उसको केमिकल में पकाया जाता है। कितने फल ऐसे हैं, कितनी सब्जियां ऐसी हैं। तो जितना जितना अननेचुरल ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो विकार, शारीरिक विकार बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा नहीं, तो यहाँ जो पथरी है और जो पानी के डिजीज है वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा है? सर ये तो करीब करीब टीन एज से लेके और ओल्ड एज तक है। और कुछ ना कुछ पानी का भी असर है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का भी असर है। ये जैसे हम साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, उनका खाना थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च मसाले वाला होता है, और उस वजह से कुछ बीमारियाँ उधर ज़्यादा हैं, कुछ बीमारियाँ इस साइड में ज़्यादा हैं। ये सारी बातें ये रहती हैं यहाँ पे जी। लेकिन अभी जो ट्रेंड है, जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, ख़ास तौर से लोगों से, जो डॉक्टरों से बात हुई है, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, आँखों का, ये बढ़ गया है। ये सर बढ़ गया है, नेचुरली बढ़ गया है। एक तो
लोग बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। सबको चाहिए कि मॉर्निंग वॉक करें, सबको चाहिए कि थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा 24 घंटे में से अपने शरीर को दें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। डायबिटीज़ का तो इलाज ही डाइट और एक्सरसाइज है। अगर पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करना है तो 40 मिनट वॉक करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज ए वीक तो करनी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको वो कहते हैं गोली दे दो। हाँ, गोली दे दो। हाँ, हाँ, गोली उनको गोली हो, इंजेक्शन हो, उससे ठीक होना चाहते हैं। अपना प्रयास जो वो है वो उसमें कमी है। जी, चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।